मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक सबसे ज़रूरी चर्चा है और इसीलिए मुझे लगा कि इस पर थोड़ा विस्तार से बातचीत हो जाए। और क्या कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं, क्या कुछ अर्थशास्त्र के जानकार लोग कह रहे हैं, वो भी चर्चा हो जाए। इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और दूसरी करेंसीज के मुकाबले गिरा है और वो एक बड़ी मुश्किल है, वो एक चिंता की बात है, क्योंकि हम इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हैं और जाहिर है रुपया हमारा कमज़ोर होता है तो जहाँ से भी कुछ लेकर आएंगे, अंत में ट्रेड करेंसी तो डॉलर है। बहुत कम जगहों पर होता है जहाँ हम डायरेक्ट ट्रेड कर पाते हैं, इसलिए इसका उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो कुछ भी चल रहा है उसमें जो रुपए की गिरावट है वो सबसे बड़ा संकट है या वो भी एक संकट है, और इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें। अब चूंकि क्यों ये गिर रहा है वो सबसे पहले जानना जरूरी है और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, कल मैंने अरविंद पनगड़िया जी जो बड़े अर्थशास्त्र के जानकार हैं तो उनकी एक पोस्ट देखी और उसके बाद मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैं पहले ये सारे जो कुछ कारण हैं, जो कुछ वजहें हैं, सरकार क्या कर रही है, वो सब बात करूंगा और उसके बाद पनगड़िया जी जो कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। अब अगर देखें तो इस वर्ष में अभी 2026 का मई है, 22 मई को हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन लगभग $1 की कीमत 97 रुपए हो गई। बहुत बड़ी गिरावट है। सिर्फ 5 महीने की बात करें इसी वर्ष के तो 7.5% से अधिक हमारा रुपया कमजोर हो गया। अब जाहिर जैसे ही रुपया कमजोर हुआ तो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना था थोड़ा और आगे खिसक गया। हम जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे 4th की तरफ बढ़ रहे थे, 6th में चले गए। हमारा जो इंपोर्ट बिल है, हम सोना मान लीजिए 100 टन खरीदते थे, अब 70-80 टन भी खरीद रहे हैं तो भी 100 टन से ज्यादा बिल हो गया। हम क्रूड ऑयल कम खरीद रहे हैं तो भी हमारा रुपया कमजोर हो गया तो हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा हो गया। सब कुछ इसको समझिए। और चूंकि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जितने भी तरह के सेक्टर पे हम तेजी देख रहे हैं, और मैंने आपको PLI स्कीम के जरिए जो 14 क्रिटिकल सेक्टर है वहां आपको बताया था, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए भी जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, जब असेंबल की तरफ जाते हैं पूरी तरह से मेक इन इंडिया तो हो नहीं पा रहा है, अभी टाइम लगेगा, किसी भी देश में नहीं हो पाता है। तो उन सब के लिए भी जो इंपोर्ट करना है तो महंगा हो जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए। अब लोग कहते हैं कि फिर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, लेकिन इसमें कई कारण हैं, एक कारण नहीं। सबसे बड़ा मान लें तेल की बढ़ती कीमतें, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें वो दुनिया में दबाव बना रही हैं, भारत के ऊपर ज्यादा दबाव बना रही हैं, क्योंकि भारत के पास अपना उस तरह का अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है और हमें वो तेल लेना पड़ता है। 90% कच्चा तेल हम आयात करते हैं, यानी 100 लीटर तेल अगर बिक रहा है तो मात्र 10 लीटर है जो भारतीय है, बाकी सब विदेशी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ तो उसका असर पड़ता है, हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं, खर्च अंत में डॉलर करना पड़ता है। तो जिस चीज को खरीदना है उसकी कीमत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, और अभी कहें तो 28 फरवरी के बाद से वो ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 28 फरवरी के पहले नहीं था, 28 फरवरी के पहले भी था, लेकिन तेल वाला जो तेजी से बढ़ा वो 28 फरवरी के बाद बढ़ा। बाकी तो हम चूंकि 90% इंपोर्ट करते हैं तो 28 फरवरी युद्ध के पहले भी हम कच्चा तेल खरीद के ही लाते थे, गैस खरीद के ही लाते थे, तो उससे वो बिल बढ़ता ही बढ़ता था और उस तेल आयात से होता है। अब जाहिर है पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ रहा है, हर तरह की कमोडिटी, हर तरह की वस्तु जो वो है महंगी होती चली जा रही है। महंगाई बढ़ेगी, जो बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा RBI ने, जो उनका लक्ष्य था उससे बहुत ठीक रखा है, टारगेटेड जो इन्फ्लेशन थी उससे बहुत कंट्रोल करके रखा। अब ब्लूमबर्ग कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि ये बढ़ेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर $100 पर बैरल चला गया तेल की कीमत तो भारत का मासिक जो आयात खर्च है वो $5 अरब, तो वो तो हो गया है, $100 के ऊपर चला गया। अब जैसे ही ये बढ़ा तो हम विशेष साइकिल में फंस गए। इसका विशेष साइकिल क्या होता है? तुरंत इस तरह की स्थिति होती है तो उसका दो जगह असर पड़ता है। एक तो एक जो बाहर से पैसा डालने वाले हैं वो, और दूसरा जो यहां पैसा लगाए हुए हैं शेयर बाजार में वो पैसा निकालते हैं, यानी FII और FDI हम रिकॉर्ड ला रहे थे, लगातार आ रहा था, लेकिन वो भी रुका। और FII उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी 5 महीनों में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इन 5 महीनों में 23 अरब डॉलर, 2300 करोड़ डॉलर ये निकाल लिया। अब विदेशी निवेशक पैसा लगाता है, उसको लग रहा है भाई रुपया और कमजोर हो जाएगा, डॉलर में रिटर्न घट रहा है, उनको लगता है कि अमेरिका और दूसरे देशों में बेहतर अवसर है। एक और चीज है, वो ये सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक और डेटा सेंटर, इसमें बहुत निवेश,
जो कई लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ डेटा सेंटर क्यों जरूरी है, हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्यों इतना सरकार जोर दे रही है, बायोटेक, उसके पीछे वजह यही है कि हम उन टेक्नोलॉजीज में जाएंगे तो वो जो विदेशी निवेशक है वो फिर से पैसे लगाने आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा मुश्किल तो है ही है, दूसरे विकल्प चूंकि उनके पास मौजूद हैं जो ज्यादा इस्टेब्लिश हैं, ज्यादा अच्छे से हैं। अब आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बा राव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया का जो पैसा है वो कहां जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी है, वहां पैसा जा रहा है। भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो हाईटेक फील्ड्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहां अभी उनकी भूमिका सीमित है, इसलिए वैश्विक पूंजी बाहर चली जा रही है। फिर से वही विशेष साइकिल आता है, शेयर बाजार पर दबाव दिखता है, रुपया कमजोर होता है, विदेशी मुद्रा भंडार प्रसर जो 720 बिलियन डॉलर के आगे चला गया था वो 690 या 675-80 हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर दिखता है और इससे सब पर आता है, निवेश पर भी, रोजगार पर भी, सब पर आता है। अब आयात तो कम हो नहीं रहा है लगातार, तो हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ता जाता है। व्यापार घाटा बढ़ता है तो फिर वही रूपी डॉलर के डोमिनेंस का मसला आ जाता है। जनवरी 2026 का आंकड़ा क्या है, आयात 71.24 अरब डॉलर और निर्यात 36.56 अरब डॉलर, व्यापार घाटा हो गया 34.68 अरब डॉलर। अब इसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम ऊर्जा आयात 174 अरब डॉलर कर रहे हैं जो जरूरी है। इसमें प्रधानमंत्री जी की अपील वाला वो कम करना चाहिए, और जितना कम कर सकते हैं जरूरत का वो करिए, लेकिन एकदम से रुक जाना ये तो इकोनॉमी को रोक देना होगा, उससे रोजगार पर दूसरी चीजों पर असर पड़ेगा, वो नहीं करना चाहिए। हमारा आयात बिल बहुत तेजी से न घटे, लेकिन जो फिजूल खर्ची वाला हिस्सा है वो घटे, तो हमें लगता है कि ऊर्जा आयात वाले मामले में तो हम कंट्रोल करें। सोने का आयात 72 अरब डॉलर, ये शून्य होना चाहिए। ये अगर सीधे सीधे घट जाए तो सारा मामला दुरुस्त हो जाए। चांदी का आयात 12 अरब डॉलर, 1200 करोड़ डॉलर, 2400 करोड़ डॉलर, ये दोनों हट जाए तो आप सोचिए 72 10 82 2 84 अरब डॉलर हमारा इंपोर्ट बिल सीधे कम हो सकता है, ये समझिए आप। अब उर्वरक आयात 14.6 अरब डॉलर, यही चार चीजें अगर देखें तो इनका आयात बिल 4 वर्षों में 2 गुना हो चुका है। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं। सोना चांदी खरीदने की ताकत है लोगों में, इतना महंगा होने के बावजूद रिकॉर्ड गोल्ड और सिल्वर गया, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब उनकी जेब में पैसे, यानी इन जो कहें कि 10-12 वर्षों उनके पास पैसे बहुत आए, इन 4 वर्षों में 2 गुना हो गया इसका इंपोर्ट बिल। उर्वरक का लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक नहीं, सरकार सब्सिडी पे दे रही है, और ये इसको सोचना होगा कि हमें धीरे धीरे उर्वरक की तरफ से तो निकलना होगा, खाद की तरफ से निकलना होगा। बहुत सी जगह हुई है, नैनो यूरिया, दूसरी सारी चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी इस पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। तो 72 10 82 2 84 और 14.6 ये, यानी लगभग 100 अरब डॉलर ये सोना चांदी और खाद इसको लेकर है, जिसमें 84 अरब डॉलर तो एकदम शून्य कर देना चाहिए। कोई देश में सोने की जरूरत नहीं है, और जिनके पास है उसको वो उपयोग करें, जिनके पास नहीं है वो और दूसरे तरीके खोज सकते हैं। शादी विवाह पारंपरिक तरीके पे जितना करना है वो करना चाहिए, परंपरा के साथ बहुत ज्यादा लोगों को लगता है तो ठीक है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इन सब दबाव की वजह से डॉलर बाहर जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा और रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। अब जरा जो मैंने आपको बताया था 728 अरब डॉलर था फरवरी में, क्या शानदार स्ट्रॉन्ग ऐसा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा था, लेकिन अब 690 अरब डॉलर पे आ गया है। वैसे दुनिया के बड़े विदेशी मुद्रा भंडारों के मुकाबले हम हैं, लेकिन अब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई सोचता है थोड़ा डॉलर बेचो, रुपया थोड़ा मजबूत होगा, सस्टेन नहीं कर पाता, कुछ दिन में फिर गड़बड़ा जाता है। आरबीआई बार बार डॉलर बेचता है, रुपए की संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है, और इससे इंपैक्ट भी नहीं पड़ता, हमारा डॉलर भी चला जाता है। अब ट्रंप इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है, और ये 28 फरवरी के पहले से निभा रहा है। जो टैरिफ वाला मामला हुआ, टैरिफ लगाया, सैंक्शंस लगाए, उस सब का भी बड़ा असर हुआ, और उससे जो हमारा एक्सपोर्ट था, निर्यात था, उस पर बड़ा दबाव बढ़ा, और उसकी वजह से जो विदेशी निवेशक है वो भी जरा भारत की तरफ कम दिखने लगा। अब हमारी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हमें देखना ही पड़ेगा, ये संभव नहीं कि ना देखें। उसमें सबसे बड़ी वही आयात पर अत्यधिक निर्भरता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने वाला अभी कहा, मेरा यह मानना है कि और पहले से उन्हें सोने के लिए अपील करनी चाहिए थी, या कहें कि सरकार का अभियान चलाना चाहिए था सोने वाला। सोने में ब्लैक मनी भी बहुत है, सोने में बहुत कुछ गड़बड़ है, तो सोने को ये शादी विवाह तक ही मत रखिए, महिलाओं का सोना प्रेम ही इसमें मत शामिल कीजिए। ये भी है, हाईटेक सेक्टर में अभी हम घुस रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, बहुत से काम हो रहे हैं, हम आपको बताते भी हैं लगातार, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। जो हमारा निर्यात बढ़ना चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। और एक और चीज कि जो विनिर्माण क्षेत्र है, यानी मैन्युफैक्चरिंग,
वहां हम अभी उस तरह से जितना चाहते थे 25% तक चाह रहे थे जीडीपी का, अभी 16-17% पे ही हम अटके हुए। अब इस सब के साथ ही वही आ जाता है, क्रूड ऑयल बिल, एनर्जी सिक्योरिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो हमने बड़ा काम कर लिया, लेकिन दूसरा जो कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस है वो नहीं हो पा रहा। अब भारत सरकार इसके लिए धीरे धीरे काम कर रही है। हमारी जीडीपी वृद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी रुपया इन्हीं सब वजहों से मजबूत नहीं हो रहा। अब भारत सरकार कर क्या रही, सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, आप मंगाएंगे तो महंगा पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, 3 बार कीमतें बढ़ चुकी है, अभी 3-4 रुपए बढ़ी और बढ़ेगा। खाद्य तेल आयात सीमित करने पर विचार बिल्कुल करना चाहिए, जिससे कि डॉलर बचे। बाजार में डॉलर बेच के जो आरबीआई करता है उससे बहुत लाभ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बीच बीच में तो करना ही पड़ेगा। अब विदेशी निवेश पर नियम कड़ा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। निर्यातकों को जल्दी डॉलर वापस लौटाने का निर्देश देना, पूंजी नियंत्रण। अब कई ऐसी चीजें होंगी। अब होता क्या है, कमजोर रुपया होता है, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल, उर्वरक सब महंगे होंगे। असर किस पर पड़ेगा, सीधे सीधे जनता पर पड़ेगा। अब पढ़ाई और विदेश यात्रा महंगी, तो भैया विदेश यात्रा तो बंद कर दो। पढ़ाई वाला तो ठीक है, डॉलर में फीस लगेगी, जो पढ़ रहा है बच्चा वो जाए, जो जाना चाहता है वो जाए, उसको बहुत नहीं इस चक्कर में पढ़ना चाहिए। लेकिन जो घूमने जाना चाहते हैं वो तो बिल्कुल बंद करें विदेश, क्योंकि इस सब का साइकिल वहां तक जा रहा है जहां ब्याज दरें बढ़ेगी, ईएमआई बढ़ेगी, सब कुछ होता रहेगा। अब कुछ लोगों को इससे लाभ हो सकता है, प्रवासी भारतीय परिवारों को हो सकता है, क्योंकि हम रेमिटेंस बहुत आता है, तो जो रेमिटेंस है उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रवासी भारतीयों ने मार्च 2025 तक 135 अरब डॉलर भेजे। इसलिए समझिए हमारा 174 अरब डॉलर का वो जो क्रूड इंपोर्ट बिल है, तो 135 अरब डॉलर हमें आया भी है रेमिटेंस में। तो अगर हम सोने वाला हिस्सा ठीक कर लें, खाद वाला हिस्सा ठीक कर लें, तो बहुत कुछ। लेकिन अब उसमें एक और गड़बड़ हुई। ये सब जब चला ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से, तो उससे क्या भारतीयों की नौकरियों पर खतरा पड़ा, उनका ग्रोथ पर खतरा पड़ा, वो सब है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि 97 पर है, तो क्या $100 जा सकता है क्या। अब इसको एक वर्ग बहुत डराने के तौर पर कर रहा है कि $100 गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तेल संकट, पूंजी निकासी, व्यापार घाटा, पैसे आ नहीं रहे, निवेश आ नहीं रहे, तो हो ही जाएगा। तो हो तो सकता है, और जाहिर है इससे चिंता की बात तो यह है। लेकिन क्या इसी आधार पर सब कुछ सोचना चाहिए। अब एक चीज और समझिए, क्योंकि हम सारी चीजें, आयात बिल है, ऊर्जा निर्भरता है, दुनिया का जो कहें कि फॉरेन फंड का इनफ्लो है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ये सब कुछ मिलकर है। अब आगे इसको सुधारना होगा। लेकिन अब वहीं मैं आता हूं जहां से मैंने ये बात शुरू की थी, और जहां मैंने कहा कि वो अगर पोस्ट मैंने न देखी होती तो शायद ये बात मैं करता नहीं। अब चूंकि जैसे ही $100 जाएगा, तो एक बड़ा वर्ग होगा जो ऐसे कहेगा कि देश तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब इसीलिए मैं ये आपको बताने जा रहा हूं, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर अरविंद पनगड़िया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और फॉर्मर वाइस चेयरमैन है नीति आयोग अरविंद पनगड़िया, इन्होंने एक पोस्ट लिखी। एक क्या, ये 6 पॉइंट में, अपनी 6 पोस्ट में, छोटी छोटी पोस्ट में किए। अजय कमाल की बात, पनगड़िया साहब ने ब्लू टिक नहीं लिया है। डियर आरबीआई, ये आरबीआई को बात कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई प्रेशर में आता है तो डॉलर बेचता है, सब कुछ करता है। डू नॉट लेट द साइकोलॉजी ऑफ ₹100 पर डॉलर डिटरमाइन योर पॉलिसी रिस्पॉन्स। अरविंद पनगड़िया साहब सलाह दे रहे हैं कि $100 $1 की कीमत हो जाएगी, इसके चक्कर में, इस मनोवैज्ञानिक दबाव में मत आइए। आपका जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है उसको वैसे ही चलने दीजिए। वो आगे कह रहे हैं 100 इज जस्ट अ नंबर लाइक 99 एंड 101। वेदर द ऑयल शॉर्टेज इज शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड, द राइट रिस्पॉन्स एट दिस मोमेंट इज टू लेट द रूपी डेप्रिशिएट। वो कह रहे हैं देखिए, चाहे शॉर्ट टर्म का हो चाहे लॉन्ग टर्म का हो, अभी आप रुपए को कमजोर होने दीजिए और कुछ चक्कर में मत पड़िए, उसको रुपए को मजबूत करने के चक्कर में मत पड़िए। तो आगे क्या कह रहे हैं, अभी सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन इतने बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं, तो हम तो सामान्य अर्थशास्त्र के विद्यार्थी। ऑयल शॉर्टेज इज शॉर्ट लिव्ड 3 months to 1 year, मतलब कह रहे हैं कि 1 साल तक, अगर 3 महीने से 1 साल, तो शॉर्ट लिव्ड है। इन दिस केस द रूपी विल डेप्रिशिएट नाउ बट विल सब्सटेंशियली रिकवर वंस द ऑयल इंपोर्ट विल श्रिंक एंड फॉरेन कैपिटल सीक्स इंडियन इन्वेस्टमेंट्स प्रिसाइसली टू टेक एडवांटेज ऑफ द चीप रूपी। वो कह रहे हैं कि अगर 3 महीने से 1 साल का ये मसला है, तब तो एक समय के बाद खुद ही ऑयल इंपोर्ट बिल खत्म होगा, निवेश करने वाले आएंगे, सस्ता जो वो जो कहते हैं ना कि वो रुपया है, तो इसलिए भी निवेश करने आएंगे। फिर वो लिख रहे हैं द ऑयल शॉर्टेज इज लॉन्ग लास्टिंग
इसका मतलब हुआ कि 1 साल से जाने कितने समय तक, कितने सालों तक। अ रिसोर्ट टू एनीथिंग अदर देन डिप्रिसिएशन विल बी ए लूजिंग प्रपोजिशन। वो कह रहे हैं कि और कुछ भी करना इसमें और ज्यादा मुश्किल होगा। ट्राइंग टू डिफेंड द रूपी विल कंटिन्यू टू ब्लीड द रिजर्व अंटिल दे आर एग्जॉस्टेड। वही कह रहे हैं जो हम पहले कह रहे थे अपनी समझ से, कि आप डॉलर बेच बेच कर सोचेंगे तो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी जाएगा और किसी मुश्किल की घड़ी में काम नहीं आएगा, और रुपया भी आप बचा नहीं पाएंगे। नॉर वुड द डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और हाई इंटरेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड एनआरआई डिपॉजिट्स टर्न आउट टू बी मोर देन ए बैंडेड। वो कह रहे हैं ये जो आप सोचते हैं ना कि डॉलर वाले बॉन्ड, एनआरआई के लिए बॉन्ड, वो सब कर देंगे, वो बैंडेड जैसा है, वो कोई और इलाज नहीं है। इवेंचुअली यू विल हैव टू क्रॉस द 100 रुपी पर डॉलर साइकोलॉजिकल बैरियर। वो कह रहे हैं आपको अंत में 100 रुपए के ऊपर जाना ही पड़ेगा पर डॉलर। वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो तो टूटेगा। आगे वो कह रहे हैं, वो जरा सुनिए। दिस इज नॉट 2013, ये 2013 नहीं है। इन्फ्लेशन वॉज इन द डबल डिजिट्स इन 2013 थैंक्स टू योर प्रूडेंट मॉनेटरी मैनेजमेंट। दैट इज नॉट द केस नाउ। Therefore, the economy is well positioned to absorb some inflationary pressure that will accompany the depreciation. वो कह रहे हैं 2013 नहीं है, डबल डिजिट में महंगाई नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे आपको राहत मिलेगी। डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड हाई इंटरेस्ट एनआरआई डॉलर डिपॉजिट्स, these are costly instruments that pay significantly higher interest than the rate India earns on its own foreign currency reserve. इट इज लार्जली ए ट्रांसफर टू रिच एनआरआई। ये जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड के चक्कर में पड़ रहे हो, मत करो, इतना इंटरेस्ट मत दो, इतना तो तुमको नहीं मिलता है। और ये जो अमीर एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, सिर्फ उनको लाभ देगा, रुपए को नहीं करेगा। और उनकी बात में चेतावनी भी है, सुझाव भी है, और वास्तविक धरातल क्या है इसको भी है। तो 100 का साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से आप मत निर्णय लीजिए, अपना निर्णय अपने लिहाज से दीजिए। मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन हम इनसे पार पा सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी दिन ये समझौता हो गया, चीजें ठीक हो गई, तो हम शायद रिवर्स करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हमें और ज्यादा मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।